जी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। बर्नौलीज इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 है। इससे रिलेटेड शार्ट क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मेंशन कर दिए हैं। स्टेटमेंट जो है वो इसकी शुरू में मैंने नहीं लिखी, मैंने कहा पहले आपको मैं डायग्राम इसकी समझा लूँ, जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो स्टेटमेंट खुद डेवलप हो जाएगी। तो मैथमेटिकली जो इसकी स्टेटमेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया है कि ये सम है तीन चीज़ों का। इसमें एक प्रेशर है, एक इसमें क्वांटिटी है 1/2 रो वी स्क्वायर। ये रो जो है ये क्या है ये बाद में देखेंगे, लेकिन इस क्वांटिटी का नाम हम रखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद ये एक क्वांटिटी है रो जी एच, तो ये क्वांटिटी जो है ये कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट होता है। ये इसकी इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। इसको समझने के लिए हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में हमने क्या किया कि एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का पाइप लिया। इसमें इस साइड पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, दूसरी साइड पर कम है। इस साइड पर हाइट ज़्यादा है, दूसरी साइड पर कम है। तो आपको पता है कि एरिया ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी और एरिया कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। ये हम पढ़ चुके हुए हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको याद होगा हमने पढ़ा था A1V1 = A2V2। तो यानी एरिया जो है वो बढ़ने से स्पीड कम हो जाती है और एरिया कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। हमारा ये सारे काम करने का मकसद ये था कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाए, हाइट पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर देगी और ये स्पीड चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। और फिर क्योंकि ये फ्लूइड मूव कर रहा है तो इसके पीछे से भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और इसके आगे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस तरह प्रेशर में भी चेंज आएगा। इन तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ के चेंज से एक नई इक्वेशन डेवलप होती है और उस इक्वेशन का नाम हम रखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले जब भी हमने कोई फ्लूइड के लिए इक्वेशन बनानी होती है तो हम जो ऐसा फ्लूइड सपोज करते हैं जो आइडियल हो। आइडियल में तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होती है। आप देखें इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पर भी डेंसिटी का जिक्र आया तो डेंसिटी के साथ रो1 या रो2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। दूसरा है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब ये है कि वो जो फ्लूइड लेयर्स में फ़्लो कर रहा है। मैंने आपको बताया था फ्लूइड्स जो है वो लेयर्स में फ़्लो करते हैं। लेट से कि ये एक पार्टिकल आया, ये मूव करके इधर आया, उसके साथ वाला पार्टिकल ऐसे मूव करके आया। तो वो फ्लूइड जिस लेयर में फ़्लो करता है वो कंप्रेस होने से उसमें कोई यानी उसकी लेयर्स में कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। मूव करने से, सॉरी कंप्रेस कह रहा हूँ, मूव करने से उस फ्लूइड की लेयर्स में कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो, तो वो नॉन फ्रिक्शनल इफेक्ट हो उसके अंदर, तो इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन विस्कस। और तीसरा उसके अंदर था स्टीडी फ्लो। स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि ये जो लाइंस, जिन लाइंस के अंदर पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव कर रहे हैं, ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो अगर ये लाइंस क्रॉस ना करें तो ऐसे फ्लो को स्टेडी फ्लो कहते हैं। हमने ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन टी टाइम के अंदर लेनी है। स्मॉल टाइम टी है तो फ्लूइड फ्लोज इन टाइम टी, तो यानी टी टाइम के अंदर हम इसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो लेंगे और हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऊपर वाले हिस्से को अपर शेडेड फ्लूइड कह दिया मैंने और नीचे वाले हिस्से को लोअर शेडेड फ्लूइड कह दिया। इसके अंदर जो ट्रैवल किया है फ्लूइड वो Δx1 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और इसमें जो फ्लूइड ट्रैवल हुआ है वो Δx2 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को सामने रखते हुए हम ये मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले अपर शेडेड फ्लूइड के लिए मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ। तो जाहिर बात है इस फ्लूइड के पीछे भी तो एक फ्लूइड है जो इसको फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स जो है वो इस फार्मूले से, देखें प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाए तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो इस फ्लूइड के पीछे जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लिख रहे हैं F1 = P1A1 और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F1 है तो डिस्प्लेसमेंट जो इस फ्लूइड की है वो Δx1 है, तो वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। आप जानते हैं S = VT। तो इस फ्लूइड की वेलोसिटी मैंने बताया और है और इस फ्लूइड की स्पीड और वेलोसिटी और है, तो डिफरेंट होने की वजह से इस वाली को V1 और इस वाली को V2 कह देंगे। तो Δx जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम का मल्टीपल होता है। तो फिर हमने Δx की जगह पर V1 और T लिख दिया, टाइम क्योंकि T है। और ये जो मैंने फोर्स है, फोर्स की जगह पर वो प्रेशर इनटू एरिया वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो यानी टोटल जो वर्क डन जो फर्स्ट फ्लूइड पर उससे पीछे वाला फ्लूइड वर्क कर रहा है वो कितना हुआ? P1A1 V1 और T। इसी तरीके से जब ये वाला फ्लूइड आगे मूव करेगा तो इससे आगे वाला फ्लूइड भी तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जाहिर बात है ये पाइप खुला हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो सामने से जो इसको प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से जो वर्क डन होगा उसको हम W2 कह देंगे।
और इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 2 2 के साथ लिख देंगे। तो जिस तरीके से P2 लिख दिया और यहाँ पर ये A2 हो जाएगा और फिर इसी तरीके से सो ऑन। तो नेट वर्क डन जब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है तो वो इधर वाले प्रेशर में से इधर वाला प्रेशर या इधर वाले वर्क में से इधर वाला वर्क माइनस होगा, क्योंकि ये राइट साइड पे लग रहा है एग्जर्ट और ये लेफ्ट साइड पे। तो जब हमने नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट वाली वैल्यू में से सेकंड वाली को माइनस करेंगे, तो ये बनेगा ρ1 A1 V1 T और इसमें से दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में आपने पढ़ा था एरिया और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। चाहे पहले पॉइंट पर लें उन दोनों का प्रोडक्ट, चाहे दूसरे पॉइंट पर लें, दोनों पॉइंट्स पर उसका प्रोडक्ट वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो एरिया और वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट जब सेम होना है तो हम उसको A1 V1 की बजाय या A2 V2 की बजाय सिर्फ AV लिख देते हैं। यहाँ पर भी AV और यहाँ पर भी AV, तो ये AV आ गया और ये भी AV आ गया। अब इसमें AVT तीनों में कॉमन आ गया, बाकी P1 माइनस P2 बाहर निकाल लिया हमने। और आप जानते हैं कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है, सॉरी एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। मैं आपको यहाँ पर इसको प्रूफ भी दिखा देता हूँ जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरिया स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया है। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट सेकेंड है। तो सेकेंड से कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब हो गया, और जो मीटर क्यूब होता है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि A, V और T वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो जहाँ पर AVT लिखा हुआ था वहाँ पर हमने वॉल्यूम लिख दिया और फिर इसके बाद डेंसिटी का फार्मूला है। तो डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इस वॉल्यूम को इधर ले जाएं और डेंसिटी को नीचे ले आएँ तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। तो देखें जहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ था वहाँ पर हमने मैस ओवर डेंसिटी लिख दिया। ये डेंसिटी का सिंबल है, डबल थोड़ा सा बॉल पॉइंट चल गया इसके ऊपर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर रोक लेते हैं। और एक और इक्वेशन हम जानते हैं कि जो भी बॉडी पे वर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज की वजह से होता है या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की वजह से होता है। तो टोटल वर्क डन असल में इन दो चीज़ों का सम होता है। चेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है? फाइनल वैल्यू में से इनिशियल माइनस की जाती है। तो क्योंकि बॉडी यहाँ से मूव करना, फ्लूइड यहाँ से मूव करना शुरू हुआ था और नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसका मतलब है कि सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करेंगे तो चेंज आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज सेकेंड में से फर्स्ट माइनस किया और फिर पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज सेकेंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दिया। अब ये भी नेट वर्क डन, एक वर्क डन हमारे पास ये निकल आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा वर्क डन ये निकल आया P1 माइनस P2 m ओवर रो। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर लिखेंगे क्योंकि ये भी वर्क के इक्वल है और ये भी वर्क के इक्वल है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ और नीचे वाली इक्वेशन को मैं ये राइट साइड पे लिख रहा हूँ। अब आप गौर करें तो ये इस m के साथ 1 नहीं आना, ये गलत है। अच्छा, अब आप गौर करें तो इन 4 की 4 वैल्यूज़ में इधर भी m मौजूद है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों वैल्यूज़ में m है और इधर भी m मौजूद है। तो इन चारों वैल्यूज़ का m इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो ये रो की वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने चारों के साथ देखें रो V स्क्वायर, रो V1 स्क्वायर और रो GH2 और रो GH1, चारों के साथ रो लिख दिए। तो ये हमारे पास, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 1 वाली वैल्यू है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये जो 1 वाली वैल्यू है इसको भी इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। इससे होगा क्या कि 1 1 वाली तमाम वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी और 2 2 वाली तमाम वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी। ये जो टर्म्स हैं इनको मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले इतना समझ लें कि तीनों का सम, यानी किस किस चीज़ का, प्रेशर का सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू का सम किसी 1 पॉइंट के ऊपर इक्वल होगा। प्रेशर सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू का सम किसी दूसरे पॉइंट पे, यानी किसी भी पॉइंट पर इन तीनों का सम लें तो आपस में इक्वल आएगा। तो इसलिए हम इन तीनों वैल्यूज़ का जो सम है उसको इक्वल या कांस्टेंट लिख देते हैं। जो पहली वैल्यू है वो प्रेशर है और जो दूसरी वैल्यू है, ये जो दूसरी वैल्यू है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। किस तरीके से हम इसको ये कहते हैं आपको मैं यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर और इसके साथ अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो ये मैस ओवर वॉल्यूम, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि मैस ओवर वॉल्यूम जो है उसको हम रो लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 रो V स्क्वायर।
तो ये 1/2 रो वी स्क्वायर असल में काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से ये जो रो जी एच है ये पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh और अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करें तो ये रो जी एच बन जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को दो टर्म जो है वो बता दी हैं कि ये किस तरीके से लिखते हैं। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो ये इसकी इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन।